हेलो बच्चों। तो आज हम लोग का सेशन रहने वाला है पाचन तंत्र और उसके क्रिया विधि। आज हम लोग समझेंगे कि पाचन तंत्र और उसकी क्रिया विधि क्या है। इससे पहले आप जो है सो हमारे चैनल पर यदि नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार के आपके जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला जो एजुकेशन पैकेज है वो लगातार आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि हमारे जो है सो पाचन तंत्र और उसके क्रिया विधि किस प्रकार से होता है। तो ये हमारा देख पा रहे हैं कि ये हमारा पाचन तंत्र का ये डायग्राम है, और ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो है सो हमारा पाचन का कार्य जो है सो कहाँ पे आरंभ होता है। यहाँ हमारा पाचन का कार्य जो है सो मुख से आरंभ होता है, और उसके बाद ये हमारा मुख हो गया, और उसमें मुख में जो हमारा एक लार ग्रंथि पाया जाता है जिससे टाइलिन नामक लार का स्राव होता है। ये हमारा हो गया भोजन नली, जिससे भोजन आमाशय तक आता है। फिर ये हमारा आमाशय हो गया, और हमारा ये देख पा रहे हैं आप जो ये अग्नाशय हो गया, और ये आपका ये छोटी आंत हो गया, और ये आपका जो है सो बड़ी आंत हो गया, और ये आपका मलाशय हो गया, और ये आपका सबसे अंतिम पार्ट जो है मूत्राशय हो गया। ये पाचन तंत्र का पार्ट है। और ये आपका इस साइड जो है सो देख पा रहे हैं छोटा सा एक जो है ये आपका पित्ताशय हो गया, और पित्ताशय जो है सो का ये पूरा पार्ट देख पा रहे हैं इस तरह से जो है ये आपका लीवर हो गया। तो इस प्रकार से जो है हमारे पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जो है सो अंगों का समूह, यानी ये हमारा अंग तंत्र है जो पाचन की क्रिया में जो है सो भाग लेता है। ये मानव का पाचन तंत्र है, ये मानव का पाचन तंत्र है, ये जो है सो मानव का पाचन तंत्र है, मानव का पाचन तंत्र है जो मानव में जो है सो पाचन की क्रिया को पूर्ण करता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि पाचन जो है सो मानव में जो है कितने चरणों में संपन्न होता है। तो हम जानते हैं कि मानव में पाचन की जो है सो चरण कितना होता है, पाचन कितने जो है सो चरणों में संपन्न होता है। पाचन की क्रिया का चरण, पाचन की क्रिया कितने चरण में संपन्न होता है। तो सबसे पहले भोजन का क्या होता है, सबसे पहले जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण होता है। उसके बाद जो है सो अंतर्ग्रहण करने के बाद जो है सो भोजन का जो है सो पाचन होता है। उसके बाद पाचन होता है, पाचन के बाद आपका जो है सो तीसरा जो हो गया ये आपका अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद आपका जो है सो भोजन का क्या हो जाता है, यहाँ पे बहिष्करण होता है, बहिष्करण होता है। और इस प्रकार से चार चरण में आपका जो है सो भोजन का पाचन की क्रिया का विधि जो है सो संपन्न हो पाता है। और उसके लिए जो है सो अलग अलग अंग का निर्माण किया गया है, जिन अंग के समूह को मिलाकर के हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कितने अंग जो है सो हमारे पाचन तंत्र में भाग ले रहे हैं। इन सभी जो है अंगों के समूह को हम पाचन तंत्र कहेंगे, यानी कि पाचन के लिए जो अंग का समूह होता है, जो अंग काम करता है, उन सारे अंगों के समूह को हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखते हैं कि हमारा पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पाचन होता क्या है। पाचन क्या होता है। तो ये पाचन जो है हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन के जो है बड़े अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से छोटे अणुओं में विघटित करने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं, जिससे कि हमारे कोशिका द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करना संभव हो पाता है, और हमारा जो है शरीर ठीक ढंग से काम कर पाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो है शरीर में जो है सो ये पाचन तंत्र किस ढंग से काम करती है, और उसके लिए कौन सा अंग जो है किस कार्य में अपना अहम भूमिका निभाती है। तो देखते हैं कि हमारा सबसे पहले पाचन का जो काम होता है वो हमारा मुख में ही आरंभ हो जाती है। पाचन का जो है सो कार्य सबसे पहले हमारे मुख में ही आरंभ हो जाते हैं। तो देखते हैं मुख में हमारा कौन कौन सा पार्ट्स है जो कि पाचन क्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे मुख में क्या होता है। सबसे पहले तो हमारा मुख दो जबड़ा में बटा होता है। एक जबड़ा को हम कहते हैं चल जबड़ा, एक जबड़ा को हम कहते हैं चल जबड़ा, और दूसरा जबड़ा को हम कहते हैं अचल जबड़ा। दूसरा जबड़ा क्या होता है हमारा, अचल जबड़ा होता है, दूसरा अचल जबड़ा होता है। ये चल जबड़ा अचल जबड़ा क्या होता है, तो हमारे मुंह के जो है सो ऊपर वाले जो जबड़ा होता है जो स्थिर अवस्था में है वो अचल जबड़ा है। जो नीचे का जबड़ा जो बोलने पर ऊपर नीचे हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, अचल जबड़ा का चल जबड़ा नीचे वाले को कहते हैं, जबकि ऊपर वाले को अचल जबड़ा कहते हैं। यानी कि जो हमेशा जो है बात करने पर चलते रहता है उस जबड़ा को हम कहते हैं चल जबड़ा जो नीचे वाले हैं, और ऊपर वाले पार्ट्स को हम कहते हैं अचल जबड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे।
ये दोनों जबड़ा में ठोस दांत लगा हुआ रहता है, दोनों जबड़ा में जो है सो ठोस दांत लगा हुआ रहता है। और ये ठोस दांत किसका बना होता है? ये ठोस दांत जो हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये सॉरी कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम का बना होता है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, हमारा ये कैल्शियम का बना होता है ये दांत, ये हमारा कैल्शियम का दांत होता है। ये ठोस होता है, इसके द्वारा हम भोजन के अणुओं को चबाते हैं। तो यहाँ पे ठोस दांत लगा होता है, दोनों जड़ों में लगा होता है। ये दांत जो है हमारा दांत जो है तो ये 4 प्रकार के होता है, ये ठोस दांत जो है 4 प्रकार के होता है। और ये चारों दांत मिल करके जो है सो भोजन की पाचन क्रिया में भाग लेता है। सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं कि चारों जो है सो दांत कौन कौन सा दांत इसमें चारों होता है। तो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा जो है कृंतक हो गया, कृंतक हो गया, रदनक हो गया, रदनक हो गया। उसके बाद आपका जो है सो अग्रचवर्णक हो गया, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक हो गया। फिर आपका जो है सो चवर्णक हो गया। ये 4 प्रकार के दांत होता है और ये चारों प्रकार के दांत की सहायता से हम भोजन के अणुओं को हम चबाते हैं। देखते हैं यह सो क्या करते हैं, यहाँ पे सबका अलग अलग कार्य है। कृंतक के माध्यम से भोजन को काट पाते हैं, ये कुतरने का काम करता है कृंतक। जबकि रदनक का काम होता है भोजन को भेदना, भोजन में छेद करना, इसका काम भेदना है। जबकि अग्रचवर्णक जो है सो भोजन को जो है सो ये चबाने का काम करता है। और ये जो है चवर्णक के माध्यम से ये जो है ये भोजन को पीसा जाता है, भोजन को पीस करके जो है पूरा जो है पिस्ता पिस्ता करके छोटे छोटे अणु में जो है सो उसको बदल दिया जाता है। तो जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन के चबाने के क्रम में हमारे मुख में पाए जाने वाले लार ग्रंथि से टाइलिन नामक लार का स्राव होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे मुख में जो है सो ऊपर साइड से जो है लार ग्रंथि पाया जाता है और वो लार ग्रंथि से जो है क्या होता है, टाइलिन नामक लार का स्राव होता है। और ये टाइलिन नामक लार का जो स्राव होने से क्या होता है कि हमारे ये भोजन के साथ मुख में हमारे भोजन के साथ ये लार जो है सो भोजन के साथ मिल करके भोजन को जो है सो लसलसा कर देता है और वह भोजन आंशिक रूप से मीठा लगने लगता है। इस प्रकार से आप देखते होंगे कभी कोई ऐसा व्यंजन आपके सामने आता हो जो आपके स्वाद की व्यंजन हो तो वैसे में आपके मुंह से पानी आ जाता है, यानी कि आपके मुंह से लार आ जाता है। और वही लार का स्राव होता है जब हम किसी भोजन को चबा रहे होते। तो उस चबाने के क्रम में जब लार का स्राव होता है तो हमारा भोजन आंशिक रूप से मीठा हो जाता है। इस प्रकार मुख में पचे हुए भोजन को हम जो है भोजन नली होते हुए अंतर ग्रहण करते हैं। तो हम क्या करते हैं, भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। और जब भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं तो हमारा भोजन कहाँ पहुँचता है, आमाशय तक पहुँच जाता है। तो हमारा भोजन कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय तक पहुँच जाता है। आमाशय में जो है सो भोजन के पाचन के लिए जो है यहाँ पे HCl अम्ल का स्राव होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जो भोजन के अणुओं के साथ मिलकर के भोजन की प्रकृति को अम्लीय कर देता है ना, अम्लीय कर देता है। इस प्रकार जो है पचा हुआ भोजन को कायम कहते हैं, आमाशय में पचे हुए भोजन को कायम कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं। तो आमाशय में पचे हुए भोजन को हम कायम कहते हैं। ये जो है उसके बाद इस प्रकार से जो कायम होता है इसमें क्या होता है, जो अनावश्यक जीवाणु है इस अम्ल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, या फिर इसकी भोजन की प्रकृति अम्लीय होने के कारण भोजन यहाँ सर नहीं पाता है। इस प्रकार जो है आमाशय में भोजन का पाचन होता है। आमाशय में पचे हुए भोजन को आगे की ओर भेजा जाता है अग्नाशय की तरफ। आमाशय में पचे हुए भोजन को आगे अग्नाशय में भेजा जाता है। अग्नाशय में जो है एंजाइमों की शराब से ये भोजन की जो अम्लीय प्रकृति का भोजन बनाता है, जो हमारे आमाशय में भोजन का प्रकृति अम्लीय हो जाता है, इसकी अम्लीय प्रकृति को नष्ट करके इसे जो है भस्मीय कर देता है अग्नाशय अपने एंजाइम के माध्यम से। फिर जो है अग्नाशय द्वारा पचे हुए भोजन हमारे छोटी आंत में आता है। भोजन के विभिन्न तत्वों का पाचन करने के लिए छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन हेतु हमारे जो है तो लीवर के अंदर पित्ताशय से पित्त रस का स्राव होता है। उसके अंदर जो है अलग अलग तत्वों की पाचन के लिए अलग अलग एंजाइम का स्राव होता है। जैसे कि आप जो है सो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपका जो है सो प्रोटीन का पाचन करने के लिए अलग एंजाइम का स्राव होता है। प्रोटीन का पाचन करने के लिए आपका जो है ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन का पाचन करने के लिए आपका ट्रिप्सिन का स्राव होता है, ट्रिप्सिन का स्राव होता है।
जबकि वसा का पाचन करने के लिए आपका जो है लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। जबकि आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए आपका जो है इमाइलेज एंजाइम का स्राव होता है। इमाइलेज एंजाइम का स्राव होता है। इस प्रकार से अलग अलग तत्वों का पाचन करने के लिए अलग अलग एंजाइम का स्राव होता है। यानी कि हमारा लीवर जो है वो जो है भोजन को पाचन करने के लिए जो आवश्यक एंजाइम का जो सेक्रेशन करता है, उसी में इसका लीवर का अहम भूमिका होता है। यानी कि हमारे भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे लीवर को दिया जाता है। लीवर का ही इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यदि लीवर ठीक नहीं है तो हमारा जो है ठीक ढंग से एंजाइम का स्राव नहीं होगा, एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होगा, जिसके कारण हमारे भोजन के आवश्यक हमारे भोजन में जो भी तत्व है, पौष्टिक तत्व है, उसका ठीक ढंग से पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है वह हमारे शरीर में जो है ठीक ढंग से जो है सो एनर्जी उपलब्ध नहीं करवा पाता है। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि भोजन के पाचन में यकृत का यानी कि लीवर का अहम भूमिका होता है। इसलिए जो है अगर स्वस्थ जीवन व्यतीत करनी है तो सबसे पहले हमारे जो है लीवर को स्वस्थ होना ज़रूरी है। यानी कि स्वस्थ लीवर रहने के बाद भी हम जो है हम भोजन का सही आनंद ले पाते हैं। तो इस प्रकार से जब छोटी आंत में भोजन पाचित होता है तो फिर अवशोषण के लिए यह भोजन छोटी आंत के सबसे अंतिम वाले भाग, जिसको हम कहते हैं भेलेलाई, ये हमारा हो गया भेलेलाई। छोटी आंत के सबसे अंतिम वाले भाग में एक अंगुली नुमा जाल की तरह संरचना होता है, जिसको हम भेलेलाई कहते हैं। इस भेलेलाई में भोजन आने के बाद इस भोजन का जो है अवशोषण होता है। यानी कि आवश्यक पौष्टिक तत्व को अवशोषित करके उसको रक्त परिसंचरण तंत्र में भेज दिया जाता है। हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें भेज दिया जाता है, जिससे कि हमारा शरीर के लिए जो है सो ऊर्जा आपूर्ति हो जाता है। और अनावश्यक पदार्थों को जो हमारे शरीर के लिए जो है बेकार पदार्थ है, उन ठोस और तरल बेकार पदार्थ को मलाशय और मूत्राशय में भेज देते हैं। ठोस पदार्थ को मलाशय में भेज दिया जाता है और तरल बेकार पदार्थ को मूत्राशय में भेज दिया जाता है, जिसे समय समय पर जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो है सो भोजन का पाचन भी हो जाता है, अवशोषण भी हो जाता है और अंतिम में हमारा जो है सो बहिष्करण भी हो जाता है, जिसके कारण अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह पाता है और हमारे शरीर के लिए जो है सभी जैविक कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी आपूर्ति हो पाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारा जो है पाचन की क्रियाएं संपूर्ण होती है और ये सारे अंग जो है सो अपने अपने स्थान पे जो है पाचन की क्रिया करने में अहम भूमिका निभाती हैं। तो आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।